हेलो फ्रेंड्स, मैं एडवोकेट विजय गुप्ता फ्रॉम आईटेक्स कंसल्टेंसी। आज एक नए और इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ। बहुत सारे लोग इस तरह के क्वेश्चन मुझसे पुटअप करते हैं कि सर, अगर हमारी कोई प्रॉपर्टी है, कोई रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है, और अगर उससे हम बेचते हैं, उससे हमें कोई प्रॉफिट हो रहा है और उस पर जो टैक्स बन रहा है, तो उस टैक्स को देने से बचने का कोई लीगल कोई सॉल्यूशन है, या कोई ऐसी टेक्निक है, या कोई इन्वेस्टमेंट है कि जिसको हम अप्लाई करके इस टैक्स को या तो देने से बच जाए, टैक्स ना देना पड़े, अगर देना भी पड़े तो जितना बनता है उससे कम देना पड़े। तो ये आज का वीडियो आपके जो रेजिडेंशियल गेन होता है, उसको, उस पर जो टैक्स बनता है उसको कैसे बचाया, ये पूरा वीडियो उससे रिलेटेड है। तो इस वीडियो को शुरू से लेके लास्ट तक पूरा देखिएगा। इसके अलावा अगर वीडियो पसंद आती है तो प्लीज इसको लाइक और साथ में औरों के साथ शेयर भी करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स। लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स का मतलब क्या है? यहाँ पहली बात तो हम बात करें कि रेजिडेंशियल लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स। अगर कोई भी रेजिडेंशियल हाउस या कोई भी इमोवल प्रॉपर्टी अगर कोई पर्सन अपने पास कम से कम 2 साल होल्ड करता है, 2 साल या 2 साल से ज्यादा होल्ड करता है, तो वो कहलाती है लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स। अगर वो 2 साल से पहले अगर वो एसेट्स बेच दी जाती है तो कहलाती है शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट्स। ठीक है, तो इसी में आपका आ जाता है प्रॉफिट ऑन सेल्स ऑफ प्रॉपर्टी यूज फॉर रेजिडेंस अंडर सेक्शन 54। अंडर सेक्शन 54 क्या कहता है? अंडर सेक्शन 54 का मीनिंग यह है कि अगर किसी पर्सन के पास कोई अपनी प्रॉपर्टी है, ठीक है, और उसे कम से कम उसने 2 साल अगर होल्ड करा हुआ है, तो अगर 2 साल के बाद अगर वो उसे सेल करता, उस सेल के थ्रू उसे जो गेन हो रहा है, जो प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है, तो अगर वो कुछ स्पेसिफिक जो आइटम है, अगर रेजिडेंशियल हाउस में, नए रेजिडेंशियल हाउस में इन्वेस्टमेंट करता है स्पेसिफिक टाइम में, तो उसे अंडर सेक्शन 54 के अंतर्गत छूट मिलती है। ठीक है, उसी के बारे में हम आगे डिस्कस करते हैं कि इसमें 54 की एग्जाम्पशन लेने के लिए कौन कौन सी टर्म्स एंड कंडीशन को फुलफिल, मतलब किन किन कंडीशन को पूरा करना पड़ेगा। Number first, this exemption is only available to an individual or HUF। पहली बात तो जो ये एग्जामेशन का बेनिफिट है वो केवल इंडिविजुअल और HUF को मिलेगा, और किसी और कैटेगरी के एसएससी को इसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। इंडिविजुअल मतलब कोई भी एक आदमी, राम मोहन सीता गीता विजय, ठीक है, और HUF मतलब एक जॉइंट फैमिली जिसमें कोई बट जिसमें दादे परदादे चाचे सब इकट्ठे रहते हैं, जिनमें कोई बंटवारा नहीं हुआ। अब होता क्या है इसके अंतर्गत छूट का बेनिफिट कैसे लिया जाता है? तो है क्या कि अगर किसी पर्सन के पास कोई रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है जो कम से कम 2 साल पुरानी है, अब जो भी उसको क्या करा जाता है कि उसे सेल किया जाता है। ठीक है, तो जो उसका सेल्स कंसिडरेशन, जो एसेट्स का सेल्स कंसिडरेशन जितने की वो बेची गई, ठीक है, उसमें से जितने की वो एसेट्स खरीदी गई थी, 2 4 5 10 15 साल पहले जितनी खरीदी गई थी, तो वो उसकी प्रीवियस वैल्यू थी। उस प्रीवियस वैल्यू को इनकम टैक्स के हिसाब से उसकी प्रेजेंट वैल्यू में इंडेक्स नंबर अप्लाई करके उसे कन्वर्ट किया जाएगा, और जो उसकी प्रेजेंट वैल्यू आएगी उसे रेजिडेंशियल हाउस की जो सेल्स वैल्यू है उससे माइनस किया जाएगा, और साथ में जो ट्रांसफर एक्सपेंसेस हैं वो माइनस किए जाएंगे। जो नेट से जो भी आपका इसमें लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आएगा, उस कैपिटल गेन को अगर हम रेजिडेंशियल नए रेजिडेंस हाउस में इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, तब अंडर सेक्शन 54 की छूट मिलेगी। अब जो नए एसेट्स में या नए रेजिडेंशियल हाउस में इन्वेस्टमेंट करने का भी एक टाइम है, ठीक है, तो वो टाइम हम देख लेते हैं कि वो टाइम क्या होता है। Purchase of maximum 2 residential house in India within 1 year before or 2 years after the date on which transfer took place। जिस डेट में ये प्रॉफिट हुआ या जिस डेट में ये रेजिडेंशियल गेन हुआ, उस डेट से पहले के 1 साल या ट्रांसफर की डेट से बाद के 2 सालों के अंदर अगर गेन का पैसा नए रेजिडेंशियल हाउस को खरीदने में इन्वेस्टमेंट कर दिया, तब ये छूट मिल जाएगी। ठीक है, या अगर खरीद नहीं पाए तो कंस्ट्रक्शन ऑफ वन रेजिडेंशियल हाउस इन इंडिया विद इन अ पीरियड ऑफ 3 years आफ्टर द डेट ऑन विच ट्रांसफर टुक प्लेस। तो अगर प्रॉपर्टी को खरीदने के बजाय अगर
किसी पर्सन ने अगर कोई मकान अपना वो बनवा रहा है तो 3 साल के अंदर जो गेन का पैसा अगर कंस्ट्रक्शन में अगर इन्वेस्ट कर दिया जाता है तब अंडर सेक्शन 54 की छूट मिल जाएगी। ठीक है, अब इसमें कितनी छूट का बेनिफिट मिलेगा? तो फर्स्ट ऑफ ऑल है क्या कि जितनी गेन की अमाउंट है उससे ज्यादा की तो छूट किसी हालत में मिल नहीं सकती। मतलब अगर मान लेते हैं कि अगर 1 करोड़ की कोई प्रॉपर्टी सेल करी गई और उसकी जो प्रेजेंट कॉस्ट इंडेक्स अप्लाई करने का जो प्रेजेंट कॉस्ट आ रही है वो आ रही है 75 लाख और ट्रांसफर एक्सपेंसेस है 5 लाख। तो 1 करोड़ में से अगर 5 लाख माइनस किए ट्रांसफर एक्सपेंसेस तो जो नेट सेल्स कंसिडरेशन या नेट सेल्स वैल्यू आ गई वो 5 लाख माइनस करने के बाद 95 लाख उसका नेट सेल्स कंसिडरेशन आ गया। अब उस 95 लाख में से जो 75 लाख माइनस करने के बाद जो कैपिटल गेन जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ रहा है वो 20 लाख रुपए आ रहा है। ठीक है, तो पहली बात तो जो अगर 20 लाख से ज्यादा का की छूट नहीं मिल सकती। ठीक है, तो इस बात का हमें जरूर ध्यान रखना है। आगे इसी में जो नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कॉस्ट ऑफ 2 रेजिडेंशियल हाउस मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट 2 करोड़। कहने का मतलब है कि जो भी गेन हुआ वो एक या मैक्सिमम 2 रेजिडेंशियल हाउस में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो, ठीक है, तो उस केस में आपको छूट मिलेगी और इसकी भी जो लिमिट है वो भी मैक्सिमम टू मैक्सिमम 2 करोड़। मतलब 2 साल से 2 करोड़ से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपकी छूट कहां तक की सीमित है? 2 करोड़ तक की। और इसके अलावा या तो आप एक मकान में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो या 2 मकान में, लेकिन दो मकान से ज्यादा में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो उसकी छूट अंडर 54 में नहीं मिलेगी। ठीक है, अब ये तो हो गई इन्वेस्टमेंट की बात। लेकिन होता क्या है कि जैसे अब मान लेते हैं कि हमने कोई प्रॉपर्टी बेची, उससे हमें प्रॉफिट हुआ। अब गाजर मूली तो कुछ है नहीं या कोई कपड़े तो नहीं खरीदने की भाई अभी हमें गेन हुआ और हम हाथ के हाथ कोई नई प्रॉपर्टी खरीद लेंगे, परचेज कर लेंगे या बनवा लेंगे। ऑब्वियस है कि जब प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट की बात आ जाती है तो बहुत सोच समझ के इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है कि भाई प्रॉपर्टी सही रेट में मिल रही है नहीं मिल रही है, या कहीं कोई वो प्रॉपर्टी के पेपर ओके हैं या नहीं है, कोई गलत चीज तो नहीं ले रहे। तो होता यह है कि जिस डेट में हम आईटीआर फाइल कर रहे हैं उससे पहले क्या करना पड़ता है कि जो भी इसके जो आपको प्रॉफिट हुआ है जो गेन हुआ है उसे इन्वेस्ट करना पड़ता है। अगर इन्वेस्ट नहीं हो पाया तो फिर कुल मिलाकर उसको क्या करना पड़ता है, उस प्रॉफिट को वहां पर शो करना पड़ता है आईटीआर में। तो है क्या, अब उसकी एक टेक्निक है टैक्स से बचने की, एक टेक्निक है कि आप क्या करोगे जो भी आपको प्रॉफिट हुआ है, अगर आप नई एसेट नहीं ले पाए, नए रेजिडेंशियल हाउस नहीं ले पाए, तो आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या किसी भी नेशनलाइज्ड बैंक में जाके मैनेजर से ये बोलो कि मुझे सर अपना एक सेविंग बैंक अकाउंट ओपन करना है। कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम 98 के अंतर्गत एक सेविंग अकाउंट ओपन करना है और वहां पर ये जो गेन का रेजिडेंशियल गेन का पैसा अगर आप इन्वेस्टमेंट कर देते हो तो आपका वो पैसा क्या होगा, सेफ हो जाएगा। आपको इमीडिएट आपको उसको टैक्स देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। डिपार्टमेंट ये मान लेगा कि वो पैसे आपने इन्वेस्टमेंट कर दिए, मतलब आपको टाइम मिल जाएगा। फिर आपको क्या करना है कि ट्रांसफर की डेट के बाद के 2 सालों के अंदर एक नया मकान या तो खरीद लेना है या बाद के 3 सालों के अंदर एक नया मकान आपको बनवा लेना है, मतलब आपको टाइम मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर उस टाइम पीरियड में आप कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम का पैसा यूज नहीं कर पाते तो उस केस में क्या होगा, जो भी छूट है आपकी वापस ली जा सकती है। एक बात और यहाँ पर ध्यान रखने वाली है कि जो भी यहाँ पर रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी जो आपने बेची है, जो एग्जेम्पशन की बात करी जा रही है, वो प्रॉपर्टी इंडिया में एस्टेब्लिश होनी चाहिए, इंडिया में होना चाहिए। अगर कोई प्रॉपर्टी आउटसाइड इंडिया है तो उस प्रॉपर्टी की बात यहाँ पर नहीं हो रही है। बाकी प्रॉपर्टी आपकी चाहे आप रेजिडेंशियल हो या आपने खुद रहे हो या किराए पर चढ़ा रखी, वो सारी प्रॉपर्टी इसमें आती है। ठीक है सर, अब यहाँ पर जो बात चली विड्रॉल ऑफ एग्जेम्पशन, ऐसा होता है कि जो प्रॉपर्टी में आपने क्या किया, नई प्रॉपर्टी को या तो खरीदा या बनवाया तो एक तरह से गवर्नमेंट ने आपको छूट दे दी। अब जो बेनिफिट आपको मिला है, ठीक है, उसको सिक्योर रखना भी जरूरी है। तो है क्या कि जो प्रॉपर्टी खरीदने के कम से कम 3 साल उसको उसके बारे में कुछ भी नहीं सोचना, उसको लेके आप डाल दो, भूल जाओ। ठीक है, अगर 3 साल से पहले अगर आपने उसे बेच दिया तो डिपार्टमेंट आपसे क्या करेगा, जो भी छूट आपको दी है सारी वापस लेके
और जिस साल आपने बेची है उस साल के लिए वो टैक्सेबल इनकम मान लेगा, टैक्सेबल शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन मान लेगा और उसके ऊपर नॉर्मल टैक्स रेट अप्लाई कर दिया जाएगा। तो ये होता है अंडर सेक्शन 54 की एग्जेम्पशन। अब इसी में जो नेक्स्ट आ जा रहा है रेजिडेंशियल गेन, जो इन्वेस्टमेंट करने की बात आ जाती है, ठीक है। तो कैपिटल गेन अराइजिंग फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ अ लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स इन्वेस्टेड इन ए लॉन्ग टर्म स्पेसिफाइड एसेट्स अंडर सेक्शन 54 ईसी। 54 ईसी क्या कहता है, ठीक है। सबसे पहली बात तो ये कहता है दिस एग्जम्पशन इज अवेलेबल टू एनी एसएससी, मतलब इस एग्जम्पशन का जो बेनिफिट है वो इंडिविजुअल और एचयूएफ के अलावा किसी, मतलब इंडिविजुअल और एचयूएफ को तो इसका बेनिफिट मिलेगा ही मिलेगा, बाकी अदर कैटेगरी के जितने भी एसएससी सबको अंडर सेक्शन 54 ईसी का बेनिफिट ले सकते हैं। अब ये होता क्या है, तो ये कह रहा है कि किसी भी तरह की जो लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट, मतलब कोई भी कैपिटल एसेट जिसे लिए हुए कम से कम 2 साल हो चुके हैं, जो लॉन्ग टर्म है, अगर वो उसे बेचता है, चाहे वो रेजिडेंशियल हो चाहे वो नॉन रेजिडेंशियल हो, गोल्ड हो या कोई और एसेट्स हो, ठीक है। तो इसमें ये कह रहा है कि आपका जो किसी भी टाइप का जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, ठीक है, उसे 6 महीने के अंदर ये अगर एसएससी क्या करता है, अगर स्पेसिफाइड बॉन्ड में ये पैसा इन्वेस्टमेंट कर देता है तो कुल मिलाकर छूट मिल जाएगी। अब एक क्वेश्चन ये आ जाता है कि स्पेसिफाइड बॉन्ड होते क्या है, ठीक है। तो स्पेसिफाइड बॉन्ड का मतलब ये है कि बॉन्ड ऑफ एनएचएआई, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के जो बॉन्ड है, या रूरल इलेक्ट्रिसिटी कॉर्पोरेशन बॉन्ड, ठीक है। इन ये जो दोनों बॉन्ड है, इन दोनों में से किसी में भी अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपको छूट मिल जाएगी। बस ये ध्यान रखना गेन होने के 6 महीने के अंदर आपको इन्वेस्टमेंट करना है। और इसके अलावा इसकी जो मैक्सिमम लिमिट है वो है 50 लाख तक का इन्वेस्टमेंट अगर आप करते हो तो 54 इसी में उसकी एग्जेम्पशन मिल जाएगी। अब मैक्सिमम लिमिट की बात हम कर लेते हैं कि कितनी छूट मिलेगी, तो कॉस्ट ऑफ न्यू स्पेसिफाइड एसेट्स, जो आपने बॉन्ड में पैसा इन्वेस्ट किया है वो भी एक लिमिट के अंदर उतनी छूट आपको मिलेगी। इसके अलावा कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं होती। विड्रॉल ऑफ एग्जेम्पशन, ये भी आपका 54 की ही तरह है कि जो नए बॉन्ड आपने लिए हैं उसे कम से कम 3 साल तक होल्ड करना जरूरी है। अगर 3 साल से पहले आपने बेच दिया तो जो भी छूट आपको दी गई है, जिस छूट का आपने बेनिफिट उठाया है, वो सारी छूट वापस लेके अब बेचने वाले साल का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन माना जाएगा, ठीक है सर। तो ये आपका 54 ईसी हो गया। ये भी आपका रेजिडेंशियल गेन को जो आप एसेट्स में इन्वेस्टमेंट करते हो तो उससे रिलेटेड आ गया, ठीक है। थर्ड एंड इंपॉर्टेंट जो रेजिडेंशियल इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट जो एग्जेम्पशन है वो है 54F। अंडर सेक्शन 54F क्या कहता है, exemption from tax on long term capital gains in investment of the consideration in residential house। 54F के बारे में हम बात करें तो ये अंडर सेक्शन 54 से बहुत ज्यादा सिमिलर है, ठीक है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है, तो वो सब हम चीजें यहाँ पर डिस्कस करते हैं। सबसे पहली बात, दिस एग्जेम्पशन इज ओनली अवेलेबल टू एन इंडिविजुअल और एचयूएफ। पहली बात तो जो ये एग्जेम्पशन है केवल एक इंडिविजुअल या एक एचयूएफ या ज्वाइंट फैमिली को ये एग्जेम्पशन अवेलेबल है, ठीक है। बाकी औरों को इस एग्जेम्पशन का बेनिफिट, अदर टाइप की जो कैटेगरी है उनको इस एग्जेम्पशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट हम चलते हैं कि इस एग्जेम्पशन का बेनिफिट कैसे लिया जा सकता है। तो ये यहाँ पर जो बात कर रहे हैं कि जो 54 ये कहता है 54F कि कोई भी नॉन रेजिडेंशियल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, 54 क्या कहता था कि जो रेजिडेंशियल गेन होना, जो गेन होना चाहिए वो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी को बेचने से होना चाहिए। यहाँ पर जो कह रहा है कि जो गेन होना चाहिए वो नॉन रेजिडेंशियल गेन, मतलब रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी को छोड़कर बाकी किसी भी टाइप का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, मतलब ऐसा कैपिटल गेन जिसे, ऐसे कैपिटल एसेट जिसे लिए हुए 2 साल या उससे ज्यादा का टाइम हो चुका है, ठीक है, उससे जो गेन हो रहा है ये उससे रिलेटेड है, नॉन रेजिडेंशियल गेन, ठीक है। अब इसके इन्वेस्टमेंट की बात चल रही है, ठीक है।
कि इन्वेस्टमेंट कैसे किया जाए। तो जिस तरह से इन्वेस्टमेंट आप क्या कर रहे थे कि उसमें अंडर सेक्शन 54 में कर रहे थे, वैसे ही यहाँ पर भी एप्लीकेबल है कि आपका परचेज ऑफ रेजिडेंशियल हाउस इन इंडिया विद इन 1 ईयर बिफोर और 2 ईयर आफ्टर द डेट ऑन विच ट्रांसफर टुक प्लेस, और construction of one residential house in India within a period of 3 years after the date on which transfer took place। ठीक है, इसी में इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा है कि ट्रांसफर की डेट से पहले, जिस डेट में गेन हुआ या जिस डेट में ट्रांसफर हुआ, ट्रांसफर की डेट से पहले के 1 साल या ट्रांसफर की डेट से बाद के 2 सालों के अंदर अगर ये इन्वेस्टमेंट किसी प्रॉपर्टी में, मतलब किसी रेजिडेंशियल हाउस को परचेज करने में कर दिया जाता है तो छूट मिल जाएगी, या ट्रांसफर की डेट से बाद के 3 सालों के अंदर अगर ये जो गेन हुआ वो इन्वेस्टमेंट अगर किसी कंस्ट्रक्शन वाली प्रॉपर्टी में कर दिया जाता है तो छूट मिल जाएगी। काफी हद तक 54 से मिलता जुलता है। नेक्स्ट हम इसमें देख लेते हैं कि छूट कितनी मिलेगी। यहाँ पर भी थोड़ा डिफरेंस है। जैसे 54 में क्या होता था कि जितना, जैसे ये टर्म अगर आप पूरी करते हो तो उसमें क्या है कि ट्रांसफर करने के बाद जो पैसा आप नई प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करते हो वो 100% आपको एग्जेम्पशन मिल जाती थी, बशर्ते गेन से ज्यादा नहीं होना चाहिए और बाकी उसकी जो लिमिट बताई गई थी अमाउंट की। यहाँ पर एग्जेम्पशन थोड़ा सा चेंज है। ठीक है, तो इसमें देख लेते हैं कि किस तरह से एग्जेम्पशन का बेनिफिट लिया जा सकता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें कैपिटल गेन इनटू कॉस्ट ऑफ न्यू रेजिडेंशियल हाउस अपॉन नेट सेल्स कंसिडरेशन। 54F में मैं बताऊं कि अगर आप जो नेट सेल्स कंसिडरेशन का मतलब क्या है, जो टोटल सेल है, जो प्रॉपर्टी की सेल है, जो प्रॉपर्टी कह रहा हूँ जो गेन हुआ है, ठीक है, उस सॉरी जो जो इमोवल प्रॉपर्टी की सेल करी है, ठीक है, उस सेल में से जो ट्रांसफर एक्सपेंसेस माइनस करने के बाद नेट सेल्स कंसिडरेशन आ जाता है। ठीक है, तो अगर नई प्रॉपर्टी में जो इन्वेस्टमेंट किया गया है और नेट सेल्स कंसिडरेशन अगर इक्वल है तो जितना भी आपको गेन हुआ है उस पर 100% आपको एग्जेम्पशन मिल जाएगा। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि यहाँ पर अगर आपका जितनी नेट सेल्स कंसिडरेशन है और जितनी नई प्रॉपर्टी का इन्वेस्टमेंट और नेट सेल्स कंसिडरेशन अगर इक्वल है तो आपको 100% गेन के बराबर एग्जेम्पशन मिल जाती है। लेकिन अगर आपका इन्वेस्टमेंट नेट सेल्स से कम है तो उस केस में आपको छूट या एग्जेम्पशन भी कम मिलेगी। कितनी मिलेगी? तो आपको कुछ नहीं करना कि आपको कैपिटल गेन लेना है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लेना है, इनटू क्या मल्टीप्लाई करना है, कॉस्ट ऑफ न्यू इन्वेस्टमेंट, कॉस्ट ऑफ न्यू रेजिडेंशियल हाउस, और अपॉन में आपको नेट सेल्स कंसिडरेशन लेना है। तो इस प्रोपोर्शन के बिहाफ पे जो वैल्यू निकल के आएगी उतनी छूट आपको मिल जाएगी। सीधी सादी कैलकुलेशन है। ठीक है, गेन से ज्यादा की छूट नहीं मिल सकती, ये भी ध्यान रखने की जरूरत है। अच्छा, यहाँ पर भी आपका कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम एप्लीकेबल होती है। अगर आप नया इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाते स्पेसिफिक टाइम पीरियड के अंदर, ठीक है, तो आपको रिटर्न की डेट से पहले अपना एक कैपिटल गेन अकाउंट ओपन करो, वहां पर वो पैसे आप डिपॉजिट करा दो। ठीक है, तो आपका आपका जो टाइम पीरियड है 2 ईयर या 3 ईयर ये आपका सेफ हो जाएगा, फिर आप आराम से उस इन्वेस्टमेंट को कर सकते हो। एग्जेम्पशन आपकी विड्रॉल भी करी जा सकती है, उसका क्या है, उसको किस तरह से विड्रॉल करा जा सकता है तो उससे हम देखते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सबसे पहली बात तो अगर नई प्रॉपर्टी लेने के, जो नया इन्वेस्टमेंट किया है उसे लेने के अगर 3 साल के अंदर अगर आप उसे सेल कर देते हो तो उस केस में जो छूट दी है वो वापस ले ली जाएगी। अब यहाँ पर आपका 54 से थोड़ा सा चेंज है। ऐसा है, जितने की खरीदी थी नई प्रॉपर्टी, अगर आप उससे ज्यादा में अगर सेल करते हो या हो सकता है उससे कम में सेल करो तो अप टू कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट्स जो जो छूट वापस ली जाएगी वो बनेगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। और अगर उसकी नई जो एसेट्स की कॉस्ट है उससे ज्यादा में जो सेल किया जाता है तो जितना भी एक्सेस सेल किया जाता है वो प्रॉफिट कहलाता है लॉन्ग टर्म कैपिटल, सॉरी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन बनेगा। मतलब अप टू कॉस्ट ये बनेगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, और जो
कॉस्ट से जितना ऊपर बेचा जाएगा वो बनेगा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। तो ये तो हो गया कि आपको नई प्रॉपर्टी जो आपने इन्वेस्टमेंट किया उसे कम से कम 3 साल तक सेव रखना है। अगर उससे पहले बेच देते हो तो छूट वापस ले ली जाएगी। अब इसमें एक कंडीशन और आ जाती है, वो कंडीशन क्या होती है कि होता क्या है कि हमने क्या किया कि ट्रांसफर की डेट के बाद के 2 सालों के अंदर, मतलब ट्रांसफर की डेट से पहले के 1 साल या बाद के 2 सालों के अंदर एक नई प्रॉपर्टी खरीदी तो छूट मिल जाती है, या बाद के 3 सालों के अंदर नई प्रॉपर्टी, नया रेजिडेंशियल हाउस अगर बनवाया तब छूट मिलती है। लेकिन जब आप ये इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं, इस इन्वेस्टमेंट के अलावा अगर उसी टाइम पीरियड में ट्रांसफर की डेट के बाद के 2 सालों के अंदर एक और नया, इस इन्वेस्टमेंट के अलावा एक और नया इन्वेस्टमेंट धोखे से आप कर जाते हो, या ट्रांसफर की डेट के बाद के 3 सालों के अंदर तो नया मकान आप बनवा लेते हो, तो इसका मतलब यह है कि आपने, गवर्नमेंट ने जो भी आप जो कंडीशंस लगाई थी, ठीक है, जो सीधी सी बात है, आपने क्या किया कि एक तरह से उसे ब्रेक किया। सीधी सी बात है कि अगर ट्रांसफर की डेट के बाद के 2 सालों के अंदर एक नई प्रॉपर्टी और खरीद ली जाती है, या ट्रांसफर की डेट के बाद के 3 सालों के अंदर एक और नई प्रॉपर्टी बनवा ली जाती है, तो जितनी छूट दी गई थी वो सारी की सारी छूट वापस ले ली जाएगी, और वो एक तरह से आपका टैक्सेबल कैपिटल गेन माना जाएगा, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन माना जाएगा। ठीक है सर, तो अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ उसको लाइक करने के साथ साथ शेयर करिए, और साथ में सब्सक्राइब करने के साथ साथ नीचे जो बेल आइकन है उसको प्रेस करना ना भूलें। और बाकी अगर आपका इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है, कोई भी क्वारी है, ठीक है, तो आप मेरे पर्सनल कॉन्टैक्ट नंबर 9625122106 पर कॉल करके आप अपनी क्वारी ले सकते हैं। थैंक यू।